डियर स्टूडेंट्स, मॉडी मेथड में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें डीजेनरेसी का एरर जो है वो मौजूद है। अब देखिए, हमें एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है। आपके पास 5 जो है वो कॉलम्स हैं और 4 आपके पास रोज़ हैं। डिमांड एंड सप्लाई ये आपको गिवन है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है यूजिंग वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, और हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद उस सोल्यूशन को हमने ऑप्टिमाइज करना है। तो आप देखें, इस प्रॉब्लम को मैंने वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप में से जिसको वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड का नहीं पता, कि मैं उसका लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो जब मैंने इसको वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व किया तो मेरे पास इसका जो बेसिक कॉस्ट आया है ट्रांसपोर्टेशन, वो मेरे पास आया है 510। अब इसको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है यूजिंग मॉडी मेथड या यूवे मेथड भी इसको कहा जाता है। मॉडी मेथड का जो पहला स्टेप है वो है नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स इक्वल टू m+n-1। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास इस जो हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला था, आप इसमें देखिए हमारे पास एलोकेटेड सेल्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमारे पास एलोकेटेड सेल्स हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स इक्वल्स टू 7। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये m+n-1 के बराबर है कि नहीं है। तो m+n क्या चीज़ है? m इज़ नंबर ऑफ़ रोज़। तो आप देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, a b c और d 4 रोज़ हैं, और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स कितने हैं, a b c d और e। तो 5 कॉलम्स हैं और 4 रोज़ हैं। तो दैट मीन्स 4 + 5 - 1। तो अगर आप देखें, नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स आपके पास 7 हैं, और इससे आपके पास 4 + 5 - 1 से आपके पास आ रहा है 8, जो कि दोनों बराबर नहीं हैं। जब दोनों बराबर नहीं हैं, दैट मीन्स कि इस प्रॉब्लम में आपके पास डीजेनरेसी का एरर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इस एरर को हमने ख़त्म करना है, और हमने मॉडी मेथड के थ्रू ही इस एरर को ख़त्म करना है और आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब देखें, ये वही टेबल है हमारे पास। ठीक है, जो एलोकेटेड सेल्स का टेबल था, ये हमारे पास एग्जैक्टली वही टेबल है। अब इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग मॉडी मेथड, लेकिन हमने सबसे पहले इसकी डीजेनरेसी ख़त्म करनी है। डीजेनरेसी ख़त्म करने का मतलब है कि हमने एक और सेल जो है उसको एलोकेट करना है ताकि वो बराबर हो जाए m+n-1 के। तो अब देखें, जितने भी अनएलोकेटेड सेल्स हैं, जिस तरह 6 है, 9 8 6 7 8, या ये जो सेल्स हैं, इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन से सेल में है। तो आप देखें, आपके पास जो मिनिमम अनएलोकेटेड सेल्स हैं वो 6 आपके पास मिनिमम वैल्यू है। अब इन 6 में से किसी एक को आपने जो है वैल्यू असाइन करनी है, लेकिन किस को असाइन करनी है? आपने ऐसे 6 वाले सेल को सेलेक्ट करना है जिससे आपके पास क्लोज्ड लूप ना बन सके। याद रखिएगा, ऐसे सेल को सेलेक्ट करना है जिससे हमारे पास क्लोज्ड लूप ना बन सके। मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस वाले सेल से स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखें मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं राइट इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने मूव किया, उसके बाद यहाँ मैं मूव कर सकता हूँ, और यहाँ से वापस इधर मूव कर सकता हूँ। दैट मीन्स ये एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। तो ये आप दैट मीन्स कि आप इस सेल को न्यू बेसिक सेल नहीं बना सकते, इस 6 को सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेम इसी तरह अगर मैं इस 6 वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि जी ये मेरा न्यू बेसिक सेल होगा, तो अब देखें यहाँ से मैं इस सेल में मूव कर सकता हूँ, यहाँ से इस सेल में, ऊपर वाले सेल में मूव कर सकता हूँ, यहाँ से इधर, और वापस उसी सेल में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर भी क्लोज्ड लूप बन जाएगा। दैट मीन्स कि मैंने इस 6 को भी सेलेक्ट नहीं करना।
नेक्स्ट आप देखें आपके पास ये सेल है। अब ये ऐसा सेल है जहाँ से आपके पास कहीं पर भी क्लोज लूप नहीं बन सकता। दैट मीन्स आप इधर दोबारा नहीं आ सकते। अगर आप बहुत भी ट्राई कर लो, बनाने की कोशिश कर लो, तो ऐसा कोई भी सेल आपके पास नहीं बनेगा कि वापस आप यहाँ से स्टार्ट करो और वापस आप यहीं पर एंड कर दो। दैट मीन्स ये जो 6 है ये हमारा न्यू बेसिक सेल होगा। इसमें हम वैल्यू एलोकेट करेंगे और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन जो है ये बहुत छोटी वैल्यू है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होती है। वो वैल्यू आपने इसको असाइन कर देनी है। तो अब आप देखिए आपके पास नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स जो हैं वो कितने हो गए, वो अब 8 हो गए हैं। और आपके पास m+n-1 की वैल्यू जो है वो भी कितनी है, वो भी अब 8 है। तो अब आपने वो डिजेनरेसी का एरर जो है उसको ख़त्म कर दिया। अब ये प्रॉब्लम आपके पास नॉन डिजेनरिक प्रॉब्लम बन गया। तो नॉन डिजेनरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वही तरीका होगा कि अब आपने सबसे पहले क्या मालूम करना है, UI और VJ की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। तो अब आप देखिए मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे पास U1 है, ये मेरे पास U2 है, U3 और ये आपके पास U4 है। सेम इसी तरह ये मेरे पास V1, ये V2 है, ये मेरे पास V3 है, दिस इज़ V4, दिस इज़ V5। तो अब आप देखें जिस सेल में आपके पास मैक्सिमम एलोकेशन हो उसको आपने ज़ीरो करना है। तो आप देखें यहाँ भी आपके पास 3 मैक्सिमम है और इधर भी आपके पास 3 मैक्सिमम है। बाकी किसी सेल में आपके पास 3 नहीं है। तो ये 2 सेल्स हैं, एक ये रो है जिसमें 3 एलोकेशन है, एक ये कॉलम है जिसमें 3 एलोकेशन है। तो मैं इसको फ़िलहाल कंसिडर करता हूँ, इसको कहता हूँ कि जी ये 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर हुए हैं तो फिर मैं बाकी तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखें कैसे, मैं 0 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 7 आ जाए। तो 0 + 7 इज़ 7। तो V1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 7 आएगी। सेम इसी तरीके के साथ अब देखें यहाँ आपके पास 4 है। 0 के साथ अगर मैं इस 0 के साथ अगर मैं 4 ऐड करूँगा, 0 के साथ अगर 4 ऐड करूँगा तो रिज़ल्ट 4 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 है, तो 0 के साथ अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। अब देखें जब ये कैलकुलेट हो गया है 7, तो मैं इसके बेस पे U3 कैलकुलेट कर सकता हूँ। 7 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 6 आ जाए, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1। इसी तरह यहाँ पे 5 है, तो 7 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 5 आ जाए, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2। जब ये कैलकुलेट हो गया -1, तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ -1 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 5 आ जाए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। 6 के साथ अगर मैं -1 ऐड करूँगा तो रिज़ल्ट 5 आ जाएगा। अब आपके पास सिर्फ ये V2 और ये U2 कैलकुलेट करना बाकी है। ठीक है जी। तो अब आप देखें आप इन दोनों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। U2 को कैलकुलेट करना है और V2 को कैलकुलेट करना है। तो आप देखें आपके पास V3 की वैल्यू 4 गिवन है और इधर 6 है। तो 4 के साथ क्या ऐड करें कि रिज़ल्ट 6 आ जाए, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। इसी तरह यहाँ आपके पास 2 है और इधर 5 है। तो अगर मैं 2 के साथ इधर 3 ऐड करूँगा, 2 + 3 = 5। तो आपने U एंड V की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर दी हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने पेनल्टीज़ कैलकुलेट करनी है और पेनल्टी कैलकुलेट करना का यही फार्मूला है, PIJ = UI + VJ - CIJ। इसके बेस पर आप तमाम अनएलोकेटेड सेल्स की पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस टेबल में देखें, ये पहला सेल है हमारे पास जो कि अनएलोकेटेड है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स P12। अगर ये मैं कैलकुलेट करूँगा, P12 मैं कैलकुलेट करता हूँ, P12 अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो उसकी वैल्यू क्या है, U1 + V2
माइनस C12। देखिए U1 की जगह 1 आ जाएगा, I की जगह 1 आ जाएगा, J की जगह 2 आ जाएगा, तो U1 V2 माइनस C12। तो इसकी वैल्यूज़ आप यहाँ पर देखो, आपके पास ये तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। U1 की वैल्यू क्या है 0, V2 की वैल्यू आपके पास है 3 और C12 की वैल्यू आपके पास है 6। दैट मीन्स 0 प्लस 3 माइनस 6, यही वैल्यूज़ आपने इधर लिख देनी है। 0 प्लस 3 माइनस 6, इससे आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा -3। जो नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल है आपके पास, वो आपके पास ये सेल है, फर्स्ट रो 5th कॉलम P15। तो आप देखें, आप यहाँ पर लिखें P1 और 5, दैट मीन्स U1 V5 माइनस C15। तो U1 की वैल्यू तो 0 है और V5 की वैल्यू आप इधर देखें, आपके पास V5 की वैल्यू क्या गिवन है 6 और ये आपके पास है 9। दैट मीन्स 0 प्लस 6 माइनस 9। तो इससे आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा, आपके पास रिज़ल्ट आएगा -3। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए आपने बाकी इन तमाम अनएलोकेटेड सेल्स की पेनल्टी भी कैलकुलेट करनी है। यहाँ आप देखें, मैंने तमाम अनएलोकेटेड सेल्स की जो पेनल्टी है वो कैलकुलेट कर दी है। मेरे पास पेनल्टी आ रही है -3 -3 1 0 0 -6 -6 -2 -6 -5 -5 -2। इसमें से एक ऐसी पेनल्टी है जो कि ग्रेटर देन 0 है, जो कि पॉजिटिव है। अगर ये तमाम नेगेटिव होते या लेस देन इक्वल टू 0 होते तो हम कहते कि जो सोल्यूशन हमने यहाँ पे डिराइव किया है यही सोल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ चूँकि अब एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कि अब ये जो सेल है जिसकी हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 1, ये कौन से सेल से आ रही है, ये आ रही है P21। ये P21 का जो सेल है ये अब हमारा न्यू बेसिक सेल होगा। इस सेल को अब हम यहाँ से अब हम फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब आप देखें P21 मेरे पास ये वाला सेल है, तो दैट मीन्स कि ये मेरा न्यू बेसिक सेल होगा। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और आपने ऐसे डायरेक्शंस में मूव करना है कि आप यहाँ वापस दोबारा एंड कर जाओ। यहाँ आपने स्टार्ट भी किया है और यहाँ आप एंड भी कर लें। तो देखें, आप अगर यहाँ से ऊपर की तरफ इस सेल की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से आप इस सेल की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से आप डाउन इस वाले सेल की तरफ मूव करते हैं और यहाँ से आप वापस इस सेल की तरफ मूव करते हैं, तो एक क्लोज्ड पाथ आपके पास बन जाएगा। यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो आपके पास प्लस होगा और अगला जो भी होगा एंड वो आपके पास नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास नेगेटिव एंड होगा, इसी तरह ये आपके पास पॉजिटिव एंड होगा और ये आपके पास नेगेटिव एंड होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो नेगेटिव साइड्स की ये जो एलोकेटेड वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो आपने इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करना है और प्लस वाली साइड्स की इन वैल्यूज़ के साथ ऐड करना है। तो देखिए 5 और एप्सिलॉन में से मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन है, तो हम एप्सिलॉन इस सेल से भी माइनस करेंगे और इस सेल से भी माइनस करेंगे। इस सेल में हम एप्सिलॉन ऐड करेंगे और इस सेल में हम एप्सिलॉन जो है ऐड करेंगे। तो अब देखें, यही टेबल मैंने इधर दोबारा बना दिया है, ठीक है। अब इस सेल में मैंने एप्सिलॉन ऐड करना है, तो आप देखें मेरे पास एप्सिलॉन जो है वो इस सेल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इस सेल में भी मैंने एप्सिलॉन को ऐड करना है, जिसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी 15 गिवन है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 15 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है।
अब देखें जहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ पर मैंने एप्सिलॉन को ऐड कर दिया है, और जहाँ जहाँ माइनस है अब वहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन ऐड कर दिया है और यहाँ 15 के साथ एप्सिलॉन ऐड कर दिया है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये इस सेल में कोई एलोकेशन नहीं होगी। और इस 5 से भी मैंने एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखें जब ये टेबल होगा और इधर आप एप्सिलॉन 5 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 5 माइनस एप्सिलॉन। और इस सेल में आपने एलोकेशन अब नहीं करनी, ये आपके पास एज इट इज़ अनएलोकेटेड सेल होगा। ठीक है जी। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने दोबारा u एंड v के जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने कैलकुलेट करना है। तो देखें ये मेरे पास u1 होगा, ये मेरे पास u2 है, ये u3 है, ये u4 है। उससे पहले आप देख लें, आप नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स को काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आपके पास m प्लस n माइनस 1 वो भी 8 के बराबर है। दैट मीन्स दिस इज़ अ नॉन डिजेनरिक प्रॉब्लम नाउ। तो आपने उसके बाद ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ये आपके पास v1 होगा, ये आपके पास v2 है, v3 v4 और ये आपके पास v5 होगा। तो स्ट्रेट अवे आप देखें मैक्सिमम एलोकेशन आपके पास इस कॉलम में हुई है, इसमें आपके पास 4 एलोकेशन है, बाकी ऐसा कोई भी रो या कॉलम नहीं है जिसमें 4 एलोकेशन हुई हो, तो हम स्ट्रेट अवे इसको 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। जब ये 0 हो गया और इधर आपके पास 7 है, तो 0 प्लस 7 इक्वल्स टू 7। इसी तरह यहाँ 8 है, तो 0 प्लस 8 इक्वल्स टू 8, 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 6 और 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। तो ये वैल्यूज़ भी आपके पास कैलकुलेट हो गई हैं। देखिए यहाँ 6 है और यहाँ आपके पास 5 है, तो ये वैल्यू आपके पास -1 आएगी। 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। सिमिलरली आप देखिए यहाँ आपके पास 7 है और यहाँ आपके पास 5 है, तो 7 माइनस 2 जो है ये बराबर है 5 के, तो v4 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -2। सिमिलरली 7 है और यहाँ पे 4 है, तो v3 की वैल्यू आपके पास आएगी -3। यहाँ आपके पास v2 जो है वो 8 है और यहाँ आपके पास ये वैल्यू 5 है, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। जब आपने u एंड v की वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वही प्रोसेस दोबारा फॉलो करना है और आपने पेनल्टीज़ कैलकुलेट करनी है फॉर द अनएलोकेटेड सेल बाय यूजिंग दिस फार्मूला pij इक्वल्स टू ui प्लस vj माइनस cij। तो आप देखें आपके पास अनएलोकेटेड सेल कौन कौन से हैं। ये आपके पास अनएलोकेटेड सेल है, ये है 6 7 8 8 9 6 7 7 8 6। तो जो पहला अनएलोकेटेड सेल है दैट इज़ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम p1 2। तो आपने इसी फार्मूला pij इक्वल्स टू ui प्लस vj माइनस cij इसको यूज़ करते हैं और इनकी तमाम पेनल्टीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए तमाम अनएलोकेटेड सेल्स की मैंने पेनल्टी कैलकुलेट कर दी है। यहाँ अब मेरे पास जितनी भी पेनल्टीज़ हैं वो तमाम के तमाम लेस देन और इक्वल टू 0 है, कोई भी पॉजिटिव पेनल्टी नहीं है। जब ये सिचुएशन आपके पास आ जाए दैट मीन्स कि आपने ऑप्टिमलिटी को अचीव कर दिया है और अब आपका रिज़ल्ट जो है वो ऑप्टिमल रिज़ल्ट होगा। तो अब देखें आपने जो टेबल बनाया है यही टेबल आपके पास ऑप्टिमल रिज़ल्ट होगा, इसको आप मज़ीद ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। तो अब आप इन वैल्यूज़ को अब आप मल्टीप्लाई और ऐड कर दें। एप्सिलॉन को हमने मल्टीप्लाई भी नहीं करना और ना सब्ट्रैक्ट करना है। एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत छोटी है जो कि ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो सिर्फ 5 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ सिर्फ 15 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी,
आप 35 के साथ ये तमाम मल्टीप्लिकेशन करके जब आप इनको ऐड अप करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा 510। तो अगर आपको याद हो, हमने ये प्रॉब्लम जब बिल्कुल स्टार्ट किया था और हमने मॉडी मेथड से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था, वहाँ पर भी हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया था 510। तो आप देखिए इन दोनों रिज़ल्ट्स की वैल्यूज़ सेम क्यों आ रही है, इनमें सिमिलरिटी आपके पास क्या है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था, ठीक है। और आप देखें जब हमने इसको ऑप्टिमाइज़ किया वहाँ पर भी हमारे पास एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन आया है, सिवाय इन चेंजेस के कि यहाँ 15 के साथ हमने एप्सिलॉन को ऐड किया है और यहाँ 8 के साथ हमने एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई किया है। अदरवाइज़ ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और हमने कहा कि एप्सिलॉन जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है, इसलिए ये एप्सिलॉन जो है ये कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होगा, हम ये मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं करेंगे। अदरवाइज़ ये रिज़ल्ट और हमारा बिल्कुल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का भी हमारे पास आंसर क्या आया था, जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास इसका आंसर आया था 510। और जब हमने इसको ऑप्टिमाइज़ किया वहाँ पर भी हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 510। आई होप कि आपको डीजेनरेसी एरर को सॉल्व करने का तरीका आ गया होगा यूजिंग मॉडी मेथड। थैंक यू।